वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था और मैंने आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बारे में एक समझ विकसित की थी। तो आज रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो मैंने कंटेंट आपके सामने लिख दिया है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, डिस्पर्सन के एग्जांपल्स क्या हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज हम रे ऑप्टिक्स के ये सारे प्रॉपर्टीज़ को समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लाइट की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक परावर्तक सतह है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये हमारी है रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस या जिसको आप कहते हैं परावर्तक सतह। तो जब एक प्रकाश की किरण इस सतह पे आती है तो टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ये होता है दोस्तों हमारा नॉर्मल। देखिए, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण। आपतित किरण ये होती है दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे। जिसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। और दोस्तों ये होता है हमारा नॉर्मल। जिसको हम कहते हैं अभिलंब। तो जो हमारा परावर्तन होता है, परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो प्रकाश की ये घटना होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और देखिए दोस्तों, जो हमारा ये एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल आई, मतलब आपतन कोण। ये होता है एंगल आर, जिसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो रिफ्लेक्शन के लिए दोस्तों क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। मतलब जो हमारा परावर्तन कोण होता है वो अपवर्तन के बराबर होता है, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के कुछ नियम हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो परावर्तन का नियम है उसमें हमें दो बातों को ध्यान देना है। पहला कि अपवर्तित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में होने चाहिए। तीनों एक तल में मतलब एक प्लेन में होना चाहिए। और दूसरा नियम दोस्तों है इसका कि जो हमारा एंगल आई है एंगल आर के बराबर होना चाहिए। मतलब
आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। तो ये दो मुख्य शर्तें हैं रिफ्लेक्शन के लिए। नंबर 1 कि जो आपकी अपवर्तित किरण है, दूसरी जो परावर्तित किरण है, और जो अभिलंब है, ये एक प्लेन में मतलब एक तल में होना चाहिए, और जो हमारा एंगल आई है एंगल आर के बराबर होना चाहिए, तब हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन का यूज़ डेली लाइफ में क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, जो परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग है, सबसे बड़ा जो उपयोग है दोस्तों वो ये है कि वस्तु इसी के द्वारा दिखाई देती है। वस्तु इसी के द्वारा दिखाई देती है। अब आप इस सेंटेंस का मतलब समझिए कि इसी के द्वारा दिखाई देती है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक कोई मैं गेंद बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाल रंग से इसको लगभग पेंट कर दिया है, आप ऐसा मान के चलिए। तो दोस्तों होता क्या है कि आपको मैंने ये जो बॉल बनाई है, ये बॉल लाल दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम अपनी आँखों से इस बॉल को देखते हैं तो हमारी आँखों से प्रकाश की किरण इस बॉल पे जाती है, और रिफ्लेक्शन के बाद जब टकरा के पुनः हमारी आँखों पे ये प्रकाश की किरण आती है तो वस्तु हमको दिखाई देती है। अब होता क्या है दोस्तों कि हमारी ये बॉल रेड कलर की है, तो ये क्या करेगी दोस्तों कि लाल रंग के अतिरिक्त सभी अन्य रंगों को अपने में समाहित कर लेती है, मतलब अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, और सिर्फ लाल रंग को ही ये रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए हमको ये बॉल लाल रंग की दिखाई देती है। तो सबसे बड़ा अगर हम परावर्तन का उपयोग देखें तो अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमको चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अगर प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा के हमारी आँखों तक नहीं पहुँची, किसी कारण से रुक गई, तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा उपयोग होता है तो दोस्तों रिफ्लेक्शन के बिना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते, इसलिए रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा उपयोग यही है कि विदाउट रिफ्लेक्शन हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि अगर प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारी आँखों पर नहीं पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो परावर्तन का सबसे बड़ा उपयोग हमारे जीवन में यह है कि ये वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। देखिए एग्जाम्पल्स कुछ और भी पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है ग्रहों का चमकीला दिखाई देना। ग्रहों का चमकीला दिखाई देना। चमकीला दिखाई देना, ये भी रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। फिर पूछा जाता है चेहरे पर मेकअप के द्वारा, चेहरे पर मेकअप के द्वारा सुंदर दिखना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रिफ्लेक्शन का क्या इस्तेमाल है। होता क्या है दोस्तों कि जब हम अपने चेहरे पे मेकअप करते हैं और जब उस पर हम क्रीम लगाते हैं तो हमारा जो चेहरा होता है वो चिकना हो जाता है, और चिकना होने के कारण रिफ्लेक्शन अच्छा होता है और हमारे जो त्वचा है उसमें चमक सी आ जाती है।
एक इसमें पूछता है कि मार्बल्स, टाइल्स, मार्बल्स, टाइल्स इत्यादि, पॉलिश के पीछे इसी का सिद्धांत है, इसी का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ इसको आप याद कर लीजिए या इसको समझ लीजिए, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को और लोग गलत उत्तर मार देते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दी। अब हम चलिए रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है दोस्तों भ्रम। मतलब जहाँ पर भी आपको भ्रम की स्थिति है, जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा है कि वस्तु जैसे है वैसे नहीं है, कुछ अलग तरीके से है, तो आप तुरंत वहाँ पे ऑप्शन में अपवर्तन या रिफ्रैक्शन को टिक कीजिएगा। अब मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि जो भ्रम है ये क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तन का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, इसमें बात क्या हो रही है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया तो उसमें सिर्फ एक माध्यम की बात हो रही थी और रिफ्रैक्शन में दो माध्यम की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा ये देखिए एक सतह है और जब प्रकाश की किरण, देखिए ये हमारा अभिलंब हो गया, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में इस तरीके से आ रही है, दूसरे माध्यम में सपोज आप देखिए इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, तो विचलन हो गया और इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अब इसको जरा सा समझने के लिए पहले आपको विभिन्न माध्यम के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ सरल माध्यम मतलब सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी। देखिए दोस्तों, सघन माध्यम से मतलब होता है जिसमें माध्यम के कण नज़दीक होते हैं, जिसमें माध्यम के कण पास होते हैं, पास होते हैं। और एक आपका होता है दोस्तों विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है
जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, सघन में क्या होता है, माध्यम के कण पास पास होते हैं, और जो विरल होता है उसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सघन माध्यम मैं जो बता दूं सिर्फ वही होगा। वहाँ पर आपके पास दो माध्यम दिए होंगे, दोनों माध्यम में आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके ये देखना है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इन तीन माध्यम से तो आप परिचित होंगे, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम और गैस माध्यम। जब हम ठोस और द्रव का कंपैरिजन करेंगे तो इसमें दोस्तों हमारा ये जो ठोस होगा वो सघन हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा द्रव होगा वो विरल हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम कंपैरिजन द्रव और गैस में करें तो दोस्तों हमारा जो द्रव है वो हो जाएगा गैस के कंपैरिजन में सघन, और जो गैस हमारा है वो हो जाएगा विरल माध्यम। तो आपको बस इतना सा ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि जो माध्यम के कण होते हैं या जो कण होते हैं सबसे नज़दीक ठोस में होते हैं, उससे थोड़ा सा दूर द्रव में होते हैं, और गैस में जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं। इस प्रकार से आप दोनों माध्यम का कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल। अब मैं आपको अपवर्तन का कंसेप्ट बताता हूं कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में तो बता दिया। अब एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से दूर जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फिगर के जरिए आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि अगर हमारा ये माध्यम सघन है और अगर हमारा ये माध्यम विरल है, और एक प्रकाश की किरण अगर इस तरह से आ रही है, इसका जो वास्तविक रास्ता है वो ये है, तो यहाँ से न जाके कुछ ऐसे जाएगी, अभिलंब से दूर की ओर जाएगी। और इसी प्रकार से एक दूसरा केस हम लेते हैं कि जब विरल से सघन में जाती है, उस केस में क्या होता है, अभिलंब की तरफ जाती है। अभिलंब की ओर जाएगी, ठीक है। और इसका भी सेम फिगर बनेगा। मान लीजिए कि अगर ये हमारा विरल माध्यम है और ये अगर हमारा सघन माध्यम है, और कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है जिसका वास्तविक पथ ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे ना हो कि वो ऐसे हो जाएगा, अभिलंब की तरफ आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाएगी या अभिलंब के तरफ जाएगी। और इसी प्रकार से विरल से सघन में भी केस पूछता है। तो देखिए, मैंने आपको सघन और विरल के बारे में बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि विरल से अगर सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है तो किस तरीके से अपने रास्ते से वो हटती है, विक्षेपित होती है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो उदाहरण के जरिए आपको अपवर्तन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उदाहरण इसमें पूछा जाता है कि
पानी की बाल्टी में सिक्के का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। इसी में एक उदाहरण पूछता है कि पानी की बाल्टी में रखी हुई लोहे की छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। टेढ़ा दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना। सूर्य के प्रकाश का सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। तो देखिए, ये कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं दोस्तों, और मैं आपको इन उदाहरणों के बारे में बता देता हूं कि पानी की बाल्टी में सिक्के का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई देना। सिक्के के स्थान पे दोस्तों मछली भी दे सकता है, या मछली। तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने अपवर्तन पढ़ाने से पहले ही आपको बताया कि जहाँ पे भी भ्रम की स्थिति हो वहाँ पे आप तुरंत अपवर्तन मारिएगा। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। और रही समझाने की बात, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, अगर हम एक बाल्टी, देखिए इस तरीके से, देखिए दोस्तों इस तरीके से हम एक बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी बाल्टी हो गई, और इसमें हम पानी भर देते हैं। और पानी भरने के बाद जब इसमें हम एक छड़ रखते हैं, लोहे की छड़ जब हम रखते हैं, तो वो छड़ कुछ हमको इस तरीके से दिखाई देती है, थोड़ी सी तिरछी या टूटी हुई दिखाई देती है। तो उसका कारण ये होता है दोस्तों कि देखिए बाहर क्या है, वायु, ठीक है, और वायु दोस्तों होता है विरल माध्यम, और अंदर है जल, ठीक है, जल होता है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण वायु से बाल्टी में आती है तो इस तरीके से आके वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि उसको सीधे निकलना चाहिए, परंतु अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यही कारण है कि हमको जो क्षण होता है वो थोड़ा सा टूटा हुआ दिखाई देता है। अब क्षण की जगह आप सिक्का रख लीजिए, आप सिक्का यहाँ रख लेंगे तो सिक्के के साथ भी वही होगा, क्योंकि आप विरल से सघन में आ रहे हैं। और यदि मछली रख लेंगे तो मछली के साथ भी सेम होता है। और उसमें पूछा जाता है कि जो शिकारी होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो मछली को पकड़ने के लिए उसके वास्तविक स्थान से थोड़ी ऊंचाई से क्यों
शिकार करते हैं तो उसका कारण यही होता है क्योंकि मछली अपने स्थान से थोड़ी ऊंचाई पर दिखाई देती है, हालांकि वो मछली का वास्तविक स्थान नहीं होता है, जिस वजह से जो शिकारी होते हैं जहां मछली होती है वहां पे नहीं शिकार करके उसके बगल में मार के शिकार करते हैं। देखिए, एक उदाहरण यह है कि तारों का टिमटिमाना। जैसे हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, होता क्या दोस्तों कि ये होता है तारा, जैसे सूर्य भी एक तारा है, ऐसे ही तारा है और ये हमारी है पृथ्वी। ठीक है, तो अब हमारी जो पृथ्वी है ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारा एक वायुमंडल होता है दोस्तों। ठीक है, और जब निर्वात मतलब जो हमारा स्पेस है, निर्वात से जब प्रकाश की किरण आती है तो जब आने के बाद होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे वायुमंडल में धूल कण होते हैं, तो इस तरीके से वो स्कैटर्ड होकर हमारी आंखों में पड़ती है। तो जब स्कैटर्ड होकर हमारी आंखों में पड़ती है तो हमको लगता है कि तारे की रोशनी कम या तेज हो रही है, ऐसा महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्य के प्रकाश का सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद दिखाई देना, इसमें भी दोस्तों होता यही है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमारे वायुमंडल में टकराते हुए इधर उधर से आता जाता है, तो हमें ये लगता है सूर्य निकलने के पहले ही हमको एक लालिमा सी दिखाई देती है, और जब सूर्य डूब जाता है तो डूबने के बाद भी थोड़ी देर तक हमको लालिमा दिखाई देती है। तो उसका कारण भी अपवर्तन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये था अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की पूरी घटना मैंने आपको समझा दी और उससे संबंधित उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि किस प्रकार से प्रकाश अपने मार्ग से विक्षेपित होता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण। तो देखिए दोस्तों, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो जब हम प्रकाश की एक वाइट लाइट को, मतलब जैसे देख लीजिए हमारा ये हो गया सन, ठीक है, अब सूर्य से एक सफ़ेद प्रकाश निकलता है जिसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश, सूर्य से श्वेत प्रकाश निकलता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। लेकिन उन रंगों को हम अलग कैसे करें? तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि उसको एक प्रिज्म से गुजारते हैं। ये दोस्तों हमारा होता है प्रिज्म। ठीक है, जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो हमारा जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, कुछ इस तरीके से। और 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, और इन 7 रंगों की क्रोनोलॉजी इस प्रकार से होती है। सबसे नीचे होता है दोस्तों विबग्योर। देखिए VIB GYO और R। और आपको क्रोनोलॉजी इसी तरीके से याद करनी है, क्योंकि इसी प्रकार से जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों में डिवाइड होता है। V का मतलब दोस्तों होता है वायलेट, मतलब बैगनी। I से होता है दोस्तों इंडिगो, आसमानी कह सकते हैं आप। B से होता है दोस्तों ब्लू। G से होता है ग्रीन। Y से होता है येलो। O से होता है दोस्तों ऑरेंज, ठीक है, और R से होता है रेड। तो जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारने पर 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है तो प्रकाश के इस गुण को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। अब देखिए जो मैंने क्रोनोलॉजी लिखी है VIB GYO R। तो देखिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार दोस्तों
प्रश्न पूछा जाता है कि इन 7 रंगों में से सबसे मध्य में कौन सा रंग आता है, तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रुप बना लीजिए। देखिए 3 कलर इधर आ गया और 3 कलर आपका इधर आ गया, ठीक है। तो बीच में क्या बचा? बीच में बचा आपका ग्रीन, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होता है इस सीरीज की खास बात, आप देखिए इसकी खूबसूरती आप देखिए। VIBGR और R। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम अगर यहाँ ध्यान दें एक बात को, तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारी तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ, वो बढ़ती है। हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बढ़ती है। और हम जैसे नीचे आना शुरू करते हैं, मैंने आपको साउंड में भी बताया है कि जो हमारी तरंगदैर्घ्य होती है लेम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/n, जहाँ पे n आपकी आवृत्ति है, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आवृत्ति बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमारी आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अचानक से मैंने आपको क्यों बताया, मेरे बताने का मोटिव यही था कि कभी पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा है, या वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, या आवृत्ति किसकी कम है, तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए होता क्या है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया था कि जब हम सघन से विरल में प्रकाश जाता है, तो प्रकाश अभिलंब से दूर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपवर्तन में बताया था। अब उसका प्रयोग कैसे करना है मैं बताता हूं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण के जरिए बताता हूं। देखिए ऊपर का जो मीडियम है वो है सघन, और जो नीचे का मीडियम है वो है विरल। सब ऐसे ही है, सघन माध्यम, विरल माध्यम। आपको मैं ऐसा समझा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं, सघन और विरल। तो देखिए दोस्तों, होता यह है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो कुछ ऐसे हो जाएगी। अब मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 75 डिग्री था हमारा, ठीक है, और ये एंगल हमारा मान लेते हैं कि 80 डिग्री रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस 75 के एंगल को हमने 80 डिग्री कर दिया। अब देखिए 5 डिग्री यहाँ बढ़ाया तो 5 डिग्री यहाँ भी बढ़ जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक। अब हमने 5 डिग्री सघन में और बढ़ाया और इस एंगल को हमने कर दिया 85 डिग्री।
और जैसे ही हमने 85 डिग्री किया दोस्तों, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही हम 85 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाते हैं सघन को, 85 से मान लीजिए कि हमने इसको 87 डिग्री कर दिया सपोज, तो अब क्या होगा कि जो प्रकाश की किरण जा रही थी अब वो उसी माध्यम में वापस लौटकर आने लगेगी। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, और इस तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि आपको स्वयं लगेगा कि याद करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पहले उदाहरण लिया कि भाई 50 डिग्री से आ रही थी और यहाँ पर 80 डिग्री विक्षेपित होने के बाद यहाँ पे एंगल 80 डिग्री का बन रहा था। अगले में हमने क्या किया कि 80 डिग्री का एंगल लिया, तो 75 यहाँ था दोस्तों, यहाँ पर 80, 5 डिग्री शिफ्ट किया तो ये भी 5 डिग्री शिफ्ट हो गया, 85 हो गया। फिर हमने 85 मतलब 5 डिग्री फिर हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे 85 से 90 हो गया। जो हमारी ये कंडीशन है दोस्तों 90 डिग्री वाली, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ये होता है दोस्तों क्रांतिक कोण, जिसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जब हमको क्रिटिकल एंगल मिल गया है, सघन माध्यम में हम थोड़ा भी डाइवर्ट करते हैं, जैसे 85 से हम 87 किए, तो अब क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जा रही थी, मतलब सघन माध्यम से जा रही थी, पुनः सघन माध्यम मतलब उसी माध्यम में वापस आ रही है ये। ठीक है, ये देखिए पुनः इसी माध्यम में वापस आने लगी, तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री तक मुड़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमको एक कोण प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। और जैसे ही क्रांतिक कोण से हम थोड़ा सा और एंगल बढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिस माध्यम से गई थी। अर्थात सघन माध्यम, हमने उदाहरण लिया, सघन माध्यम से हम भेज रहे थे, देखिए हम सघन माध्यम से भेज रहे थे और सघन माध्यम में ही वापस आ रही है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब इसका हम आपको उदाहरण बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में सबसे पहले पूछा जाता है कि जो मरीचिका बनती है, मरीचिका, जिसको हम कहते हैं मिराज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर एक रेगिस्तान है, ये हमारा रेगिस्तान है, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक वृक्ष है, इस तरीके से यहाँ पर एक वृक्ष है। ठीक है, और यहाँ से सूर्य है जिसका प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर हम हैं, कुछ दूरी पर हम हैं, प्यास लगी हुई है और हम जा रहे हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि जब गर्मी होती है, गर्मी होने के कारण यहाँ के जो अणु होते हैं, देखिए यहाँ गर्मी हुई, गर्मी बहुत है, गर्मी होने के नाते, गर्मी होने के कारण यहाँ का माध्यम विरल हो जाता है और ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है। ठीक है, और जब हम यहाँ पर बालू को देखते हैं, मतलब जब हम यहाँ पर अपनी नज़र फिराते हैं तो हमको रेत जो है पानी के समान दिखाई देती है। उसका कारण क्या है दोस्तों कि प्रकाश की किरण यहाँ पर अविलंब से दूर हट जाती है, और जब अविलंब से दूर हट जाती है तो हमको सब कुछ फैला फैला सा, बिखरा बिखरा सा दिखाई देता है। और यही कारण है कि हमको यहाँ पे भ्रम हो जाता है कि यहाँ पानी है, और जैसे ही हम नज़दीक आते हैं, जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और जब नज़दीक आते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई ये पानी नहीं, यहाँ पर बालू है। इसी प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम बात कर लें, ठीक है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर पूछा जाता है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर मतलब एक वायर है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण अंदर जाती है तो इस तरीके से टकराती है और टकरा के इसमें ट्रेवल करती रहती है, ऐसे टकरा के इसमें ट्रेवल करती रहती है प्रकाश की किरण। इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है।
इसीलिए आजकल हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ही मिनिमल उसका लॉस होता है। मतलब जितनी सूचनाएं हम संप्रेषित करते हैं या जितनी सूचना हम भेजते हैं, लगभग उतनी सूचना दूसरे छोर पर हमको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से एक डॉक्टरी उपकरण होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी तो पूछता है कि एंडोस्कोपी ये जो उपकरण होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और एक उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, हीरे का चमकना। ठीक है, कि मतलब हीरे में चमक क्यों होती है? हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हीरा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा हीरा होता है। और जब इसमें प्रकाश की किरण अंदर के साइड में आती है, जब प्रकाश की किरण इसमें आती है, वो फिर बाहर नहीं जा पाती है, वो क्रांतिक कोण के आधार पर टकराते रहती है और टकराते हुए इसी में ट्रेवल करते रहती है, जिस वजह से हमको ये लगता है कि हीरा जो है चमक रहा है। तो हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही बेस्ड है। तो ये सारे उदाहरण पूछे जाते हैं। मैंने आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है। आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे ये पूछा जाएगा, जो मरीचिका होता है वो किसका उदाहरण है, या जो ऑप्टिकल फाइबर है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, एंडोस्कोपी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।